गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सभी कक्षा 10 कक्षा 9वीं जो है उसकी साइंस की पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है। उसका नाम क्या है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो है उनमें पदार्थ के बारे में पढ़ा, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं। हमने मिश्रण के घटक भी पढ़े। मिश्रण घटक दो होते हैं। कौन कौन मिश्रण के घटक? हमने एक तो समांगी मिश्रण पढ़ा, एक विषमांगी मिश्रण पढ़ा। विषाणु मिश्रण के बाद हमने क्या पढ़ा कि हमने जो मिश्रण को 3 भागों में विलयन, कोलाइड और निलंबन के बारे में पढ़ा। इनके गुणधर्म पढ़े, इनकी विशेषताएं पढ़ी। आज पढ़ेंगे हम मिश्रण के घटकों को का पृथक्करण, यानी मिश्रण का पृथक्करण। मिश्रण के पृथक्करण, मिश्रण के पृथक्करण की विधियां। मिश्रण के पृथक्करण की विधियां। अब देखो मिश्रण के पृथक्करण की कौन कौन सी विधियां हैं जिनको हम अध्ययन करेंगे। पहला है बाष्पीकरण। बाष्पीकरण। दूसरी विधि है आपकी अपकेंद्रण विधि। कौन सी विधि है? अपकेंद्रण विधि, बाष्पीकरण विधि, अपकेंद्रण विधि। तीसरी विधि है आपकी कीट पृथक्करण विधि। कीट पृथक्करण विधि। अगली विधि जो होती है आपकी कौन सी? ऊर्ध्वपातन विधि। विधि। पांचवी विधि है आपकी कौन सी? ऊर्ध्वपातन विधि होगी, अपकेंद्रण होगी, ऊर्ध्वपातन हो गई। अगली विधि है आपकी आसवन विधि। विधि। और छठी विधि है आपकी प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि। तो देखो प्रभाजी आसवन विधि होती है। अब देखो ये आपको मिश्रण के पृथक्करण के लिए ये इन विधियों का उपयोग करना है। तो बाष्पीकरण विधि का उपयोग कब करेंगे, अपकेंद्रण विधि का उपयोग करेंगे, कीट पृथक्करण विधि का उपयोग कब करेंगे, ऊर्ध्वपातन कब करेंगे, आसवन कब करेंगे, प्रभाजी आसवन विधि है। तो एक एक करके हमें ये विधियां पढ़नी है। तो आज पढ़ते हैं पहली विधि। कौन सी विधि? बाष्पीकरण विधि। ठीक है, तो पहली जो पढ़ते हैं हम कौन सी विधि है आपकी? बाष्पीकरण विधि। देखो बाष्पीकरण विधि क्या है। बाष्पीकरण विधि इस विधि में द्रवीय मिश्रण, इस विधि में द्रवीय मिश्रण में उपस्थित, इस विधि में द्रवीय मिश्रण में उपस्थित ठोस के अणुओं को, ठोस के अणुओं को ताप देकर पृथक किया जाता है। पृथक ताप देकर पृथक किया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है? इस विधि में द्रवीय मिश्रण में उपस्थित ठोस के अणुओं को ताप देकर क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। और जैसे इसका उदाहरण देखो, कौन सा उदाहरण है इसका? पानी में से शाही, पानी में से शाही को अलग करना। इस विधि का उपयोग पानी में से शाही को अलग करने के लिए करेंगे। देखो कैसे। हमने इसके लिए प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद क्या किया हमने कि एक जो है कांच का जो है अपने कांच का जो वाच ग्लास लिया, वाच ग्लास जो है कटोरीनुमा संरचना होती है, कांच की बनी होती है।
इस वाच ग्लास में क्या किया है, ये वाच ग्लास लिया, हमने ये वाच ग्लास लिया और इस वाच ग्लास में हमने जो है पानी में शाही मिलाकर जो है इसमें रख दिया। ठीक है, पानी में शाही। ठीक है, इस वाच ग्लास को क्या किया हमने, हीट किया। क्या करना है, इस वाच ग्लास को हम स्टैंड पे लगा दिया, हमने वाच ग्लास को बर्नर पे लगाया और इस बर्नर से क्या किया हमने, इसको हीट किया। अब हीट करने से पहले क्या करेंगे, इस वाच ग्लास के ऊपर हमने एक कीप रखेंगे, कांच की बनी हुई कीप। तो हमने कांच की बनी कीप से इसको क्या कर दिया, बिल्कुल ढक दिया। ये कांच से बनी हुई कीप है, इसको ढक दिया। ढकने के बाद ठीक है, कांच से बनी हुई कीप को ढका तो हमने देखा कि जब इसको गर्म करते हैं तो पानी के जो अणु है वो उड़ जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या रह जाता है, इंक रह जाती है। तो इस विधि को बोलते हैं वाष्पीकरण विधि। तो वाष्पीकरण विधि का उपयोग कब किया जाता है, इस विधि में द्रवीय मिश्रण में उपस्थित ठोस के अणुओं को ताप देकर क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। तो इस विधि के द्वारा पानी में उपस्थित क्षय को क्या कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं। यानी कि जब ताप दिया जाएगा तो पानी के अणु जो भाप बन के उड़ जाएंगे और ठोस के अणु जो है उसके तले में यानी वाच ग्लास में इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो है इस विधि का उपयोग किया जाता है। दूसरी विधि हमारी कौन सी विधि, अपकेंद्रण विधि। दूसरी विधि है आपकी अपकेंद्रण विधि। ठीक है, अपकेंद्रण विधि क्या है, आपने पढ़ा इस विधि में कोलाइड जो विलयन है, कोलाइड विलयन में जो ठोस के अणु है, इस विधि में कोलाइड विलयन में उपस्थित, इस विधि में कोलाइड विलयन में उपस्थित ठोस के अणु को अपकेंद्रण यंत्र द्वारा पृथक किया जाता है, पृथक किया जाता है। इस विधि में कोलाइड विलयन में उपस्थित ठोस के अणुओं को अपकेंद्रण यंत्र द्वारा पृथक किया जाता है। अब अपकेंद्रण यंत्र होता क्या है, तो अपकेंद्रण यंत्र देखो कैसा होता है, घूमने वाला यंत्र होता है। आपने छाछबंदी देखी, जो आप घरों में छाछ का प्रयोग करते हो, जो छाछ से दही निकालते हो, तो छाछ में से दही हम छान कर तो नहीं निकाल सकते भाई, छाछ बनी नहीं है आपकी, दही बना नहीं है, तो दही में से आप छाछ जो मक्खन है उसको अलग नहीं कर सकते। तो दही में से मक्खन अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। दूसरा देखो कैसे किया जाता है, इस विधि में क्या है होता है, इस विधि में कोलाइड विलयन को किसी पात्र में भरकर को अपकेंद्रण यंत्र लिख दो, अपकेंद्रण पात्र में भरकर उसे तेज गति से घुमाया जाता है। ये ऐसे लिख सकते हूँ मैं, इसलिए भरकर अपकेंद्र पात्र में भरकर
अपकेंद्रण यंत्र को तेज गति से घुमाया जाता है। तेज गति से घुमाया जाता है जिससे उसमें उपस्थित कम घनत्व वाले ठोस के अणु सतह पर आ जाते हैं। और अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस विधि में क्या किया जाता है कि जो एक पात्र लिया हमने, इस पात्र में जो है उसमें विलयन को भर दिया। विलयन को भरने के बाद उसमें अपकेंद्रण मापी या अपकेंद्रण यंत्र को तेज गति से क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। घुमाने में क्या होता है, तो घुमाने में क्या होता है कि जो ठोस के जो अणु हैं जिनका जो घनत्व है वो पानी से कम है, तो वो क्या करते हैं, घूमने पर क्या होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं और सतह पर आकर वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इस विधि को बोलते हैं अपकेंद्रण विधि। तो अपकेंद्रण विधि का उपयोग देखो कहाँ कहाँ किया जाता है। किस किस में किया जाता है। पहला, दो भिन्न भिन्न घनत्व वाले द्रवों के पृथक्करण में। दो भिन्न भिन्न घनत्व वाले द्रवों के पृथक्करण में किया जाता है। दूसरा, इस विधि में जो है दही से मक्खन, बनाने में दूसरा, तीसरा क्या है इसका, वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने से, वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने में। और अगला जो इम्पोर्टेंट यूज है इसमें क्या काम आता है, रक्त में से आरबीसी रक्त के अवयवों को अलग करने में, सीधे रक्त के अवयवों को पृथक करने में। देखो इस विधि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, दो भिन्न भिन्न घनत्व वाले द्रव या ठोस द्रव में ठोस उपस्थित है तो उसको उपस्थित करने के लिए, दही में से मक्खन को अलग करने के लिए, दही से मक्खन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दही से मक्खन को अलग करने में ऐसे भी कह सकते हो, दही से मक्खन को अलग करने में। वॉशिंग मशीन में जो कपड़े सुखाए जाते हैं वो उसमें वो घूमने यंत्र होता है, अपकेंद्रण विधि द्वारा वो घूमता है जिससे पानी के लूटे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार रक्त में जो अवयव होते हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इन सबको अलग करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है अपकेंद्रण विधि का। तीसरी विधि चलते हैं हम, कौन सी विधि है आपकी तीसरी विधि है आपकी ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि, इससे पहले की पृथक्करण विधि है तो वो पढ़ लेते हैं पहले।
की पृथक्करण विधि। देखो इस विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? इस विधि का उपयोग दो अघुलनशील, इस विधि का उपयोग दो अघुलनशील द्रवों को पृथक करने में किया जाता है। देखो कि पृथक्करण विधि क्या है? इस विधि का उपयोग दो अघुलनशील द्रवों को पृथक करने में किया जाता है, जैसे पानी में तेल। पानी में तेल, इसमें इसको पृथक करने के लिए क्या किया जाता है? देखो इसमें पृथक्करण के लिए पृथक्करण कीप होता है। देखो कैसा होता है पृथक्करण कीप? तो इसकी ऐसी संरचना होती है पृथक्करण कीप की। छोटा बना दूं मैं आपको। देखो क्या कैसे करते हैं इसमें? इस विधि में पानी में उपस्थित तेल में जो पानी मिला हुआ है, पानी में जो तेल मिला हुआ है उसको इसमें भर दिया जाता है। पानी में तेल भरने के बाद क्या किया जाता है? कुछ समय के लिए स्थिर रखा जाता है। कुछ समय के लिए क्या कर दिया? इसको स्थिर छोड़ दिया, यानी कुछ समय के लिए रख दिया। तो रखने में क्या होगा? इसके जो तेल के जो अणु हैं वो कहाँ जाएंगे? ऊपर। ये तेल के अणु, ये तेल के अणु क्या हो जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे। तो ऊपर आने पे क्या करेंगे? ये जो नोजल लगी हुई है इस नोजल को धीरे धीरे खोलेंगे और तो पानी जब तक निकलेगा, तो पानी जैसे निकलेगा तो ये बाद में शेष किया जाएंगे तेल के अणु। तो इसे बोलते हैं कीप पृथक्करण विधि। तो कीप पृथक्करण विधि का उपयोग कब किया जाता है? यानी कि कीप पृथक्करण विधि का उपयोग जो है दो अघुलनशील द्रवों को अलग करने, यानी तेल भी क्या है? द्रव है, और पानी भी क्या है? द्रव है। तो दोनों द्रवों को में से जो हल्के जो कण हैं उनको अलग करने में या घुलनशील द्रवों को अलग करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो तेल में से हम पानी या पानी में से तेल को क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। तो पानी इधर से निकल जाएगा, तो पानी तो क्या जाएगा? इधर से निकल जाएगा और शेष क्या रह जाएगा? तेल की सतह बन जाएगी ऊपर। ये बन जाएगी तेल की सतह। तेल की सतह बनने पर क्या होगा? तेल की सतह, तो पानी तेल को अलग कर लेंगे हम। तो इस विधि को कौन सी विधि कहते हैं हम? कि पृथक्करण विधि। अगली विधि आती है आपकी ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि, ठीक है। ऊर्ध्वपातन विधि क्या है? पहली बात तो ऊर्ध्वपातन की बात करते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? जब कोई ठोस पदार्थ को ताप दिया जाता है, जब कोई ठोस पदार्थ को ताप दिया जाए, जब किसी ठोस पदार्थ का, जब किसी ठोस पदार्थ को ताप दिया जाता है तो वह द्रव में परिवर्तन हुए बिना, द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधा
गैस में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, आपने पहले पढ़ लिया होगा आपने ऊर्ध्वपातन के बारे में। तो ऊर्ध्वपातन क्या है? जब किसी ठोस पदार्थ को ताप दिया जाता है तो वह द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जैसे कि हमारा देखो कौन कौन से उदाहरण है इसके? कपूर की गोली, कपूर की गोलियां। आपने देखा होगा कपूर की गोलियां क्या काम आती हैं आपके? कपूर की गोलियां आप पूजा में काम लेते हो। दूसरा नैप्थलीन की गोलियां, नैप्थलीन की गोलियां किसमें काम आती है? कपड़ों में रखी जाती है। कपूर नैप्थलीन की गोलियां किस काम? कीड़े मारने के लिए। वो भी द्रव में परिवर्तित नहीं होती सीधी गैस में। तीसरा है आपका कौन सा? अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड या साधारण भाषा में बोलते हैं इसको नौसादर। क्या बोलते हैं इसको? नौसादर। ठीक है, तो ये सभी पदार्थ जो है ठोस पदार्थ है, ये ऊर्ध्वपातन को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इस अभिक्रिया का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? ऐसे दो ठोस पदार्थ जो कि जिनमें से एक तो क्या हो? ऊर्ध्वपातित हो सकता हो और दूसरा क्या हो? ऊर्ध्वपातित पदार्थ हो। तो देखो इस अभिक्रिया को इसमें किया जाता है। इस विधि का उपयोग दो ठोस पदार्थ जिनमें एक ऊर्ध्वपातित हो तथा दूसरा ऊर्ध्वपातित हो को अलग किया जाता है, ठीक है। तो देखो इस विधि का उपयोग दो ठोस पदार्थ जिनमें एक ऊर्ध्वपातित हो तथा दूसरा ऊर्ध्वपातित हो को अलग किया जाता है, तो पृथक किया जाता है। जैसे उदाहरण है NaCl प्लस NH4Cl यानी कि नमक और अमोनियम क्लोराइड या नौसादर, दोनों ठोस पदार्थ का मिश्रण बनाया और मिश्रण बनाने के बाद इन दोनों को कैसे अलग करें? तो ये तो कौन सा पदार्थ है आपका? ये कौन सा पदार्थ है आपका? ऊर्ध्वपातित। ये कौन सा पदार्थ है? ऊर्ध्वपातित। तो ये तो आपका ऊर्ध्वपातित पदार्थ है और ये कौन सा आपका? ऊर्ध्वपातित पदार्थ। ठीक है, तो कैसे अलग करें इनको अलग करने के लिए क्या करें? हम इस विधि का ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करेंगे। क्या किया हमने इस विधि में? एक वॉश ग्लास लिया, ठीक है। इस वॉश ग्लास जो है, एक वॉश ग्लास लिया, इस वॉश ग्लास को क्या किया हमने? गर्म किया। गर्म करने के लिए अंदर लगाया। इस वॉश ग्लास से हमने जो है NaCl यानी कि यहाँ NaCl प्लस NH4Cl, ठीक है, दोनों को अलग किया। जैसे कहते हैं हम नौसादर,
और इसको कहते हैं हम नमक। तो देखो ये तो ऊर्ध्वाधर प्रदर्शित करता है, ये ऊर्ध्वाधर प्रदर्शित, इसके लिए हमने कांच का एक क्या रख दिया, कीप। कांच की क्या लगा दी यहाँ, कीप लगा दी। कांच की कीप लगाने के बाद क्या किया, हमने इसको पूरा ये रख दिया, ठीक है। अब जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो नौसादा जो है ये ऊर्ध्वाधर पदार्थ है और ये नमक जो है ए ऊर्ध्वाधर पदार्थ। तो थोड़ा ताप पाकर हीट, ये NH4 हमने एक रूट कॉटन के अणु लगा दिए हैं, रुई लगाने पे क्या किया है कि ये जो NH4 नौसादा के अणु हैं वो वाष्प बन के आएंगे और यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, तो हो जाएंगे, यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, रुई में कलेक्ट हो जाएंगे। तो रुई में जैसे जैसे कलेक्ट हुए तो हमने इसको हटा दिया। हटाने पे क्या करेंगे हम, इसको ताप को इसको बंद कर देंगे, इसको गर्म करना बंद कर दिया। गर्म करने के बंद करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ जो है द्रव्य पदार्थ के रूप में क्या इकट्ठा हो जाएगा, ये NH4Cl अलग हो जाएगा और शेष क्या रह जाएगा आपका, शेष नमक रह जाएगा। क्या रह जाएगा, नमक। यानी जैसे हमने NH4Cl को गर्म किया तो गर्म करने पर जो ताप, ये जो पदार्थ है वो गर्म होकर क्या चल जाएंगे, भाप बन जाएगी, यानी गैस में परिवर्तित हो जाएंगे और गैस में परिवर्तित हो जाने के रूप में इकट्ठे हो जाएंगे ये। लेकिन अब इसको गैस को हमने बनने को क्या कर दिया, बंद। और बंद करने पर क्या हुआ कि ये जो है यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे ठोस के रूप में। ये जो कांच के जो कीप है यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो इस कहते हैं ऊर्ध्वाधर विधि। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आसवन, प्रभाजी आसवन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।